नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज जो क्लास है दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 1 की महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आपकी परीक्षा में लास्ट 15 दिनों का समय बचा है दोस्तों, और इन दिनों में अपन ऐसे ही मॉडल पेपरों की सहायता से आपको कम से कम 500 से 700 प्रश्न प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिससे दोस्तों आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और ये जो प्रश्न हैं दोस्तों, ऐसे हैं दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं, आपको है जैसे जैसे आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऑडिबल है, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, आपको एकदम सही सुनाई दे रहा है, तो जल्दी से थम्स अप करके आप बता दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन दोस्तों। चलिए, पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो है आपका, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। जो भी प्रश्न है आपको ध्यान से पढ़ना है, धीरे से आराम से पढ़ना है ना, सोच समझ के पढ़ना है। और ये भी देखना है दोस्तों, क्योंकि त्रिमुख बावड़ी जो है ना दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, त्रिमुख बावड़ी किस गांव में स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है तेबारी गांव में स्थित है। अब इसका निर्माण किसने करवाया, अब आपको उत्तर देना है। रानी बीमल दे ने, उमादेव भटियानी ने, रानी रामसर दे ने, या फिर रानी रूपल दे ने। जी दोस्तों, बात करें, आपके कई सारे डाउट्स पूछे जा रहे हैं कि पीटीटी में जो आपके जीके का पोर्शन है वो कैसा आएगा। तो दोस्तों, आपके जीके में कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनका जो वर्गीकरण है ना, वो कुछ इस प्रकार है। यदि मैं बड़े बड़े मोटे तौर पर बांटूं तो देखा जाए तो दोस्तों, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस कंप्यूटर, और दोस्तों एक पोर्शन अपन करंट का ले लेते हैं, ठीक है। यदि दोस्तों बात करें राजस्थान जीके के, तो राजस्थान जीके के कम से कम 15 से 20 प्रश्नों के बीच में आपसे पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 15 से 20 प्रश्नों के बीच में पूछे जाएंगे। पूछा जाए साइंस के कितने प्रश्न होंगे, तो मैक्सिमम आपके 5 प्रश्न हो सकते हैं। 5 से कम भी हो सकते हैं, हो सकता है आपसे 1 या 2 प्रश्न ही पूछ लिए जाए, ठीक है। पूछा जाए इंडिया जीके से कितने प्रश्न आएंगे, तो दोस्तों इंडिया जीके जो है ना, वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है आपके पीटीटी के लिए। इंडिया जीके के कम से कम आपके 20 से 25 प्रश्नों तक जा सकते हैं। कितने प्रश्न तक जा सकते हैं? 25 प्रश्न तक जा सकते हैं। और बाकी बचे प्रश्न आपके किससे पूछे जाएंगे? करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। कोई फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ है कि आप राजस्थान जीके के सिर्फ 10 प्रश्न आएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। राजस्थान की आप एग्जाम देने जा रहे हैं, राजस्थान का जो वेटेज है दोस्तों अच्छा खासा रहने वाला है। कम से कम 20 प्रश्न तो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर से हो, क्योंकि राजस्थान जीके दोस्तों एक छोटा हिस्सा नहीं है। राजस्थान में आप देखेंगे कि आपको इतिहास पढ़ना पड़ता है, आर्ट एंड कल्चर पढ़नी पड़ती है, उसके अलावा भूगोल पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा आपको इसका जो संवैधानिक हिस्सा है, जो आप देखते हैं कि राजस्थान का जो संवैधानिक हिस्सा है, यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपके राजस्थान जीके से आती है। तो इन सभी जो टॉपिक्स और साथ ही साथ राजस्थान का करंट अफेयर मिला दे तो दोस्तों आराम से 20 प्रश्नों के आसपास आपसे पूछे जाएंगे। हालांकि +- 2 हो सकते हैं, कोई फिक्स आपके नहीं है कि फिक्स 20 प्रश्न आएंगे। हो सकता है 18 आ जाए, 17 आ जाए, या फिर आपके 22 प्रश्न भी आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, दोस्तों याद रखना है, तेबारी गांव में जो त्रिमुख बावड़ी है उसका निर्माण आपके ऑप्शन नंबर सी, रानी राम रसदे ने करवाया था। चलिए जी दोस्तों, आपको कोई भी पीटीटी परीक्षा से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, जो आपका 3 सब्जेक्ट आएंगे ना, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी, देखा जाए ना तो ये कुल कितने प्रश्नों का आएगा? आपके 150 प्रश्न। यदि आपकी अच्छी तैयारी है ना, तो आप इनमें आराम से 100 से 120 प्रश्न सही कर सकते हो, ठीक है। 120 प्रश्न यदि आप इनमें सही कर देते हो ना, तो जीके का पोर्शन थोड़ा सा अच्छा आता है। क्या आता है दोस्तों? अच्छा, क्योंकि बहुत ही बड़ा सिलेबस है और क्या पढ़ के जाएँ क्या पूछे इसका कोई भी पता नहीं चलता है दोस्तों। तो भी आपको 50 में से, ये जो आपके आज से जो मॉडल पेपर की श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें अपन इंडिया जीके, राजस्थान जीके, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो भी है, और साथ ही साथ करंट अफेयर, सभी प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों आप जीके में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। चलिए
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस किले के बारे में हसन निजामी लिखता है कि यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। ऑप्शन ए है आपका सिवानिया का किला, ऑप्शन बी है आपका जैसलमेर का किला, ऑप्शन सी है जालोर का किला और ऑप्शन डी है दोस्तों शेरगढ़ का किला। दोस्तों ये भी याद रखना है कि ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था, हसन निजामी द्वारा कहा गया था। तो दोस्तों याद रखना है ये जो कथन है आपके जालोर किले के बारे में कही गए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है। नाचन की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी की बावड़ी या फिर ईदगाह की बावड़ी। एक प्रश्न में भी आपको एक प्रश्न छुपा हुआ है कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है आपको जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अब पूछा जाए इसका नाम क्या है तो दोस्तों याद रखना है चांद बावड़ी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा के जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है। जैसलमेर में, सिरोही में, माउंट आबू में या फिर महावीर जी में। जगह पूछी है। चलिए हालांकि माउंट आबू जो है वो दोस्तों सिरोही में ही स्थित है, तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो आपके माउंट आबू में स्थित है। और जिला पूछा जाए तो दोस्तों वो कौन सा होगा, सिरोही। लेकिन अभी यहाँ पर सिरोही क्यों नहीं आया दोस्तों, क्योंकि सिरोही एक खुद शहर भी है। ठीक है, लेकिन सिरोही के अंदर जिस शहर में स्थित है वो है आपका माउंट आबू। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, जयपुर के किस दुर्ग में तोप बनाने का कारखाना है। मोती डोंगरी, आमेरगढ़, नाहरगढ़ या फिर जयगढ़। जी दोस्तों, जयपुर के कौन से ऐसे दुर्ग है जिसके अंदर तोप बनाने का कारखाना स्थित था। दोस्तों याद रखना है जयगढ़ जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है आपका प्रश्न, झालीबाग बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। जिस भी मेरे भाई बहन ने कल की क्लास नहीं देखी है, कल अपन ने राजस्थान की नदियों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ दोस्तों कुछ अपन ने अच्छी ट्रिकों की सहायता से राजस्थान की नदियों को पढ़ा था। तो कल का जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो कल का वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कल अपन ने एक तो अंत प्रवाह की जितनी भी नदियाँ हैं उनको अपन ने जीके की जो अच्छी सी ट्रिक थी उससे अपन ने याद किया है। साथ ही साथ दोस्तों अपन ने माही नदी की जो सहायक नदियां हैं वो भी बार बार पूछी जाती है, वो भी अपन ने डिस्कस किया है। और लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में भी अपन ने कल की क्लास में डिस्कस की है। चलिए जी दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर, झालीबाग बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन गागरोन दुर्ग है, ऑप्शन बी जो है वो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है, ऑप्शन सी है आपका तारागढ़ जो कि बूंदी में स्थित है, एक तारागढ़ आपके अजमेर में भी स्थित है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। जी दोस्तों पूछा जाता है पर्यटन स्थल में झालीबाग की बावड़ी और मामा देव का कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखना आपके कुंभलगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कल अपन ने एक प्रश्न पढ़ा था, गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है ना। नदियों में अपन ने ये प्रश्न पढ़ा था कि कौन सी दो नदियां मिलती है जहां पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। तो वो आपको कमेंट करके आंसर देना है। यदि आपने कल की क्लास देखी है और आपको याद है तो जल्दी से बताना है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है आपका अजमेर, जालोर, माउंट आबू और अलवर। जी दोस्तों याद रखना है अचलगढ़ दुर्ग आपके एक माउंट आबू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तरताई बोलते हैं, कई तुरताई माता बोलते हैं। इनका जो अन्य नाम है वो क्या है दोस्तों, गजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, त्रिपुरा सुंदरी या फिर आवरी माता। कई बार पूछा जाता है दोस्तों याद रखना है त्रिपुरा सुंदरी जो है वो इनका अन्य नाम है।
हालांकि कई बार यही प्रश्न पूछा जाता है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखना है तलवाड़ा, जो कि आपके कहाँ पर स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर के जसवंतगढ़ का निर्माण किसने करवाया था। चलिए, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जसवंतगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया, ये पूछा गया है दोस्तों। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह या फिर महाराजा उमेद सिंह। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है जोधपुर के जसवंतगढ़ का जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो दोस्तों याद रखना है, बात करें इसके सही उत्तर की, महाराजा सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए, अगला है आपका, गंभीरी व बेडच नदियों के जो संगम है दोस्तों, उसके ऊपर कौन सा किला स्थित है। अभी अपन ने एक तो देखा गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित था, वो अपन ने कल देखा था। अभी आपको कमेंट करके बताना है कल की क्लास देखी है तो। अब अपन देख रहे हैं गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर कौन सा किला स्थित है। ऑप्शन रणथंभौर, कुंभलगढ़, टोडगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। दोस्तों याद रखना है, गंभीरी और बेडच नदी के किनारे जो आपका दुर्ग स्थित है वो है आपका चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, टोडगढ़ किला आप सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है, तो आपके अजमेर में स्थित है। और कुंभलगढ़ आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। रणथंभौर का जो किला है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न है आपके, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था। देखिए, तारागढ़ जो है वो बूंदी वाला पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से बताना है। सुरजन सिंह, बुद्ध सिंह, बर सिंह हाडा या फिर राव देवा। जो अजमेर का दुर्ग है उसको भी तारागढ़ का दुर्ग कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको साफ साफ कहा गया है कि बूंदी के जो किला है तारागढ़, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों याद रखना है, बूंदी से ब से बूंदी और ब से बर सिंह हाडा, ये आपको याद रखना है। चलिए, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए, शेख बुरहन चिश्ती, ख्वाजा रसूल शाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर शेख हमीमुद्दीन। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताना है। अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो आपके किस से संबंधित है। जी दोस्तों, सभी जानते हैं अजमेर की जो प्रसिद्ध दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अब दोस्तों बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो थे वो भारत में किसके साथ आए थे, तो मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे। मोहम्मद गोरी के साथ ये आए थे, ये भी आपको याद रखना है। ये मोहम्मद गोरी वही है जो पृथ्वीराज चौहान से तराइन के युद्ध में, जिसमें पहला जो युद्ध था उसमें हार हुई थी और दूसरे युद्ध में इसकी जीत हो जाती है। चलिए, मोहम्मद गोरी को दोस्तों भारत में जो मुस्लिम के आगमन का जो जनक कहा जाता है ना, वो मोहम्मद गोरी को ही कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ा ऊपरे जबरो जड़ जोदान। उक्त जो पंक्तियां हैं दोस्तों वो किस किले के बारे में कही गई है। ऑप्शन है आपके रणथंभौर का किला, लोहगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला और ऑप्शन नंबर डी है आपका भटनेर का किला। जी दोस्तों, अगर आप पंक्तियों को भी ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसका सही उत्तर दे देंगे। देखिए, कई बार क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछ के कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जोधान मतलब जोधपुर, ठीक है, उसके आसपास का जो किला है वो आपका सही उत्तर होगा। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। लोहगढ़ कहाँ है, भटनेर का किला कहाँ है, मेहरानगढ़ का किला कहाँ है। यदि आप इन सभी को किलों की जगह के लोकेशन के बारे में आप जानते हो तो इसका सही उत्तर दे देंगे। जी दोस्तों, सही उत्तर क्या है इसका, मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाए थे। ऑप्शन है आपके भामा शाह, धरना शाह, विमल शाह या फिर कल्याण जी शाह। जी दोस्तों, याद रखना है, रणकपुर के जो जैन मंदिर थे वो आपके धरना शाह ने बनाए थे। कई बार धरना शाह नहीं मिलते हैं, विमल शाह भी कई बार आप देखने को मिलते हैं। चलिए,
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ या फिर लोहगढ़? सुदर्शनगढ़ किसको कहा जाता है दोस्तों? याद रखना है आपको। सुदर्शनगढ़ आप कहते हैं नाहरगढ़ के को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल आपको बताना है। सिलीसेट जो एक झील भी है, ठीक है, और सिलीसेट एक आप जानते हैं कि कई सारे मगरमच्छों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको आप अलवर में है, बिल्कुल सही है ये तो। आमेर का किला कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पाली में नहीं है दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर में स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया? तो वो भी आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों बात करें कि ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले क्या था? पहले ये एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या था दोस्तों? अजमेर में स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया। पहले जो था दोस्तों ये एक संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी दोस्तों? संस्कृत पाठशाला। और इस संस्कृत पाठशाला का जो निर्माण है दोस्तों वो किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसने किस नाटक की रचना की थी दोस्तों? हरिकेली नाटक की रचना की थी। तो दोस्तों याद रखना है, अढ़ाई दिन के झोपड़े पर जो नाटक लिखा हुआ है वो कौन सा है? हरिकेली नाटक। किसके द्वारा लिखा गया है? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा। संस्कृत पाठशाला थी जिसको तोड़वाकर क्या बना दिया गया दोस्तों? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो 1206 ईस्वी में इसने क्या किया था दोस्तों? गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह मोहम्मद गौरी का क्या था दोस्तों? गुलाम था, दास था। ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो समाधि है वो कहाँ पर है दोस्तों? लाहौर में स्थित है, ये भी याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो भी कौन सी थी दोस्तों? लाहौर थी। ऐसा शासक जो कि आपके पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है घोड़े से गिर के, वो भी कौन था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए जूनागढ़ का किला आपके बीकानेर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस किले की प्रशंसा में आपको निम्नलिखित दोहा दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, चालो चिनायो भाटिया, सिरो तो जैसलमेर। ठीक है, अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में स्थित है। हालांकि देखिए सिरे तो जैसलमेर, हालांकि जगह का नाम दिल्ली भी आ रहा है, आगरा भी आ रहा है, बीकानेर भी आ रहा है, लेकिन जो मेन आप पढ़ने पर आपको पता चल रहा है मेन जगह कौन सी बताई जा रही है? जैसलमेर। तो जैसलमेर का दुर्ग कौन सा दिया हुआ है आपको? ऑप्शन में ही आपको जगह दी हुई है। देखो, जूनागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। लोहगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। रणथंभौर का किला आप सभी जानते हैं सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, तो जैसलमेर का जो किला सोनारगढ़ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, विपरीत पिरामिड की आकृति से बना दाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? विपरीत पिरामिड आप जानते हैं, जो पिरामिड की जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रिज्म के आकार की होती है। ऐसा त्रिकोणस आपने देखा होगा, मिस्र के पिरामिड है जो कि, ठीक है, जो कि 7 अजूबों में भी शामिल है मिस्र के पिरामिड। और विपरीत पिरामिड का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसा गहरा कुआं आपको देखने को मिला हुआ है, ऐसा कुंड देखने को बनने हुआ आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसको जेल कुंड भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, पाली नहीं है दोस्तों, उत्तर है उसका बूंदी। बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या फिर नेमिनाथ? जी दोस्तों याद रखना है, रणकपुर के जो चौमुखा मंदिर है वो आपके आदिनाथ जी को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एक तरफ आपको मंदिर दिया हुआ है और एक तरफ आपको जिला दिया हुआ है। ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है आपको वो है आपका धनोप माता भीलवाड़ा, चार चौमा माता चूरू, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर या फिर बिजासन माता बूंदी। ये पूछा है दोस्तों, सुमेलित नहीं है वो आपसे बताना है। तो दोस्तों याद रखना है, पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। बात करें चार चौमा चूरू, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ये इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये असुमेलित है।
बाकी ये जो तीनों जो मंदिर है वो आपके एकदम सही सुमेलित है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ रखी है? अचलगढ़, तारागढ़, जयगढ़ या फिर जूनागढ़? जी दोस्तों याद रखना है, एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जय बाण वो आपके जयगढ़ में रखी है। अभी अपन ने बात की थी कि राजस्थान में तोप बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित था, तो जयगढ़ में स्थित था और यहीं सबसे बड़ी तोप जय बाण स्थित है। कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जय बाण क्या है, तो दोस्तों याद रखना है कि जय बाण एशिया की सबसे बड़ी तोप है। चलिए, एक ही बार चली है ये दोस्तों आज तक, और युद्ध में नहीं, सिर्फ मतलब इसका ट्रायल किया गया था और उसमें भी बहुत सारी तबाही हुई थी, तब उसके बाद में इसको चलाया ही नहीं गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों से निर्मित जो सोनार किला है वो किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? सोनार किला कहाँ पर स्थित है? अभी अपन ने एक प्रश्न में ऑप्शन में बात की थी दोस्तों कि सोनार का जो किला है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति थे दोस्तों वो कौन थे? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर बसप्पा दन्नप्पा जट्टी? ये दोस्तों बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे राष्ट्रपति जो कि आपके वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूछा जाता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो दोस्तों याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? जी दोस्तों याद रखना है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और ये प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन थे दोस्तों, मतलब भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे, तो दोस्तों वो थे आपके अमर्त्य सेन। कौन थे दोस्तों? अमर्त्य सेन। इनका संबंध किससे है दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, अर्थशास्त्र से। किससे है दोस्तों? अर्थशास्त्र से है दोस्तों। अर्थशास्त्र एक किताब का भी नाम है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र किताब का नाम है, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, लेकिन अमर्त्य सेन का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन जो कौटिल्य या फिर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? राजनीति से संबंधित है। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय? जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार पहले की जगह दूसरे पूछ लेते हैं दोस्तों, तो दूसरे जो थे वो थे आपके दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी। कई बार पूछ लिया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद रखना है एनी बेसेंट, एनी बिसेंट। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार की है, तो सिर्फ एक बार की है। और वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है दोस्तों, तो वो दोस्तों याद रखना है बेलगांव अधिवेशन। कौन सा गांव अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना है 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। चलिए एक प्रश्न और आप लिख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला, जो प्रथम महिला थी वो कौन थी आपके? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू।
और इन्होंने अध्यक्षता कब की थी दोस्तों? 1925 में। 1924 में महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव अधिवेशन। सरोजनी नायडू प्रथम महिला थी जो कि भारतीय थी अध्यक्ष। प्रथम महिला पूछेंगे तो उसका आंसर होगा एनी बिसेंट। प्रथम पूछेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और स्थापना की तिथि पूछेंगे तो 1885 आपको याद में रखना है, दिसंबर 1885 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। चलिए, बहुत सारे तथ्य अपन ने सीखे अभी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अन्य, है ना। चलिए, सभी जानते हैं दोस्तों, भारतीय जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे दोस्तों वो थे राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशुक्त, या फिर डॉक्टर अमृता पटेल। पहले अपन ने बात की दोस्तों राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अब अपन इंडिया जीके की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया जीके, राजस्थान जीके बहुत ही आपको बराबर लेवल में पूछा जाएगा, है ना। और अच्छे प्रश्नों के साथ साथ कुछ बिल्कुल सरल प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो सभी सही करके आएंगे। जी दोस्तों, याद रखना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी आपकी रीना कौशल धर्मशुक्त। चलिए, भारत में निर्मित पहली भारतीय फिल्म जो कि मोनी सिनेमा थी। मोनी सिनेमा का अर्थ था दोस्तों जिसमें ध्वनि नहीं थी, आवाज़ नहीं थी, डायलॉग नहीं थे। ऑप्शन है आपके राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक, या फिर भीष्म प्रतिज्ञा। जी दोस्तों, याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर एवी अलेक्जेंडर। आप सभी जानते हैं भारत में जो संविधान सभा बना था उसमें जो मिशन, मतलब उसके लिए जो मिशन पास हुआ था उसका नाम था दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट मिशन है ना वो दोस्तों क्या हो गया था? पास हो गया था। क्या हो गया था? पास हो गया था। तो इसके जो सदस्य थे वो कितने थे? 3 थे। पहला का नाम था पी से पैट्रिक लॉरेंस, एस से आपको याद रखना है एवी अलेक्जेंडर, और एस से याद रखना है स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, पी से आपको पैट्रिक लॉरेंस क्योंकि सबसे पहले आ रहा है, तो ये आपके क्या थे दोस्तों? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद में रखना है। स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे दोस्तों ये आपके व्यापार मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? व्यापार मंत्री। और एवी अलेक्जेंडर आपके नेवी विभाग से थे, यह भी आपको याद में रखना है। ठीक है, 3 जने थे। PAS पास हो गया, कैबिनेट मिशन 1946। पी से पैट्रिक लॉरेंस, पी सबसे पहले आ रहा है तो अध्यक्ष होगा। A फॉर नेवी, ये भी याद रखना है। और S जो थे वो थे दोस्तों व्यापार मंत्री स्टोफोर्ड क्रिप्स। चिप्स खाता था, ये चिप्स है ना, चिप्स खाता था, चिप्स का व्यापार करता था, ऐसे याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। भरत चक्रवर्ती कौन सा ऐसा शासक था? हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, या फिर अन्य? देखिए, भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है इसकी जो उत्पत्ति बोल रहे हैं, देखिए भरत चक्रवर्ती जो एक शासक थे दोस्तों, इससे जो शब्द बना है भारत शब्द बना है, ये भी आपको याद रखना है। हिंदुस्तान जो सिंधु नदी थी उससे बना है दोस्तों। और हालांकि सिंधु जो शब्द है ना इसका आप इंग्लिश में शब्द देखेंगे इंडस, जो सिंधु नदी है ना उसका जो इंग्लिश में नाम है दोस्तों इंडस है। और इसी कारण जो अंग्रेजों ने अपने देश को नाम दिया वो क्या दिया दोस्तों? इंडिया। ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, या फिर कथकली। भारत में कुल कितने क्लासिकल नृत्य है दोस्तों? तो 8 है, ये आपको याद में रखना है। जिसमें आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो आपके क्लासिकल नृत्य है वो है आपका कुचिपुड़ी। क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। भरतनाट्यम कहाँ का है? केरल का। कथकली कहाँ का है? उत्तर भारत का। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सत्रिया जो है ना वो कई बार पूछा जाता है। सत्रिया जो है आपके वो है आपके असम का। कहाँ का है? असम का। और एक आपको याद रखना है मणिपुरी, नाम से ही पता चल रहा है मणिपुरी कहाँ का है दोस्तों? मणिपुर का है दोस्तों।
चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। जी दोस्तों, सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। चलिए, दयानंद सरस्वती का एक जो है दोस्तों वाक्य बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये जो है उपवाक्य किसने कहा था दोस्तों? तो याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। चलिए, अगला है, राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? प्रार्थना सभा की, आर्य समाज की, रामकृष्ण मिशन की या फिर ब्रह्म समाज की। चलिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है दोस्तों, ये भी बार बार पूछी जाती है, आत्मा राम पांडुरंग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग जी द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। आर्य समाज अभी आपने देख लिया, रामकृष्ण मिशन आप जानते हैं, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या फिर विज्ञान। आप सभी जानते हैं अर्जुन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, और हालांकि एक और पुरस्कार है जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, पहले उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब इसका जो नाम चेंज करके क्या रख कर दिया गया है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये कर दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, तो उसका जो पुराना नाम था वो था दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों? विजय कुमार, समरेश जंग, मेजर ध्यानचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को ये उत्तर पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के नाम पर करंट का प्रश्न बनता है दोस्तों। मेजर ध्यानचंद जो थे दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके नाम पर ही अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। फेदम क्या है? ठीक है, आपसे पूछा गया है फेदम क्या है, साइंस का प्रश्न है दोस्तों। अगला है, आप ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम होता है, एक बर्तन को कहते हैं या फिर एक माप होता है। जी दोस्तों, साइंस से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। फेदम माप क्या होता है? एक माप होता है, जैसे आप दूरी नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसी तरीके से फेदम में भी क्या नापी जाती है दोस्तों? दूरी मापी जाती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, दूरी की सबसे जो लंबी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है पारासेक। कौन सी है? पारासेक। सबसे जो लंबी इकाई है ना, वो क्या है? पारासेक। एक आपसे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष भी आपके दूरी की इकाई होती है, ये भी आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी कौन सी है? पारासेक। और जो प्रकाश वर्ष है वो भी क्या है? आपके दूरी की इकाई। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? आपसे पूछा है, वायु में, जल में, निर्वात में या फिर स्टील में। ध्वनि की जो सबसे ज़्यादा चाल होती है वो किस में होती है दोस्तों? याद रखना है, ध्वनि की जो सर्वाधिक चाल होती है ना, वो ठोस पदार्थों में होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है दोस्तों वो स्टील में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? स्टील में होती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम आयु क्या है? आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबसे न्यूनतम आयु क्या है होनी चाहिए आपकी? तो दोस्तों देखिए, सभी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। 18 वर्ष। वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 25 वर्ष में आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। किसका चुनाव लड़ सकते हैं? लोकसभा का, और किसका? विधानसभा का। बात करें 30 वर्ष की आयु में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। किसका चुनाव लड़ सकते हैं? राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और 35 वर्ष की आयु में आप सभी जानते हैं, 35 वर्ष की जो आयु होती है दोस्तों, उसमें आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो था दोस्तों, वो कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताना है। 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 और 26 जनवरी 2015। सभी जानते हैं दोस्तों, मोदी जी ने जब अपनी शपथ ली थी, उसके कुछ समय बाद में ही इस अभियान को शुरू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है आपको, गांधी जी का जो जन्मोत्सव है उस दिन इसको शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए,
अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की? जल्दी से बताना है दोस्तों, प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद या फिर महात्मा गांधी। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है जो संविधान की कुंजी कहलाती है उसे कहते हैं अपन प्रस्तावना, और वो किसके द्वारा पारित की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और किस नाम से की गई थी तो आपको याद रखना है उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। किस नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। कब पारित की थी तो तारीख भी आपसे पूछ सकते हैं, तो याद रखना है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। जो आप देखते हैं भारत की प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग, भारत को एक, है ना, ऐसा आपने कई सारी किताबों के पीछे या कई बार आपने देखा होगा, वो है भारत की प्रस्तावना। ठीक है, उसको किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस नाम से? उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। तारीख बता दी आपको 13 दिसंबर 1946। और इसको स्वीकार कब किया गया तो याद रखना है 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी तो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो आपके हुई थी, चलो काट देते हैं पूरे कोई। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगली बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद कैसे करना है देखिए। और तीसरी जो बैठक है वो कब हुई थी दोस्तों? 13 दिसंबर 1946, एक दिन बाद में। ठीक है, पहले दिन की जो बैठक थी ना उसमें आपको ये याद रखना है कि अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना है आपको, सचिदानंद सिन्हा। कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। दूसरे दिन की जो बैठक थी, ये सचिदानंद जी सिन्हा जो थे ना वो सबसे बुजुर्ग इंसान थे। पहली बार कोई मिल रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ तो सबसे बुजुर्ग को बना दिया। लेकिन अगली बार जब हुए तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया। वो किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। अब अध्यक्ष चुन लिया और अब जो है आपकी प्रस्तावना पेश होगी 13 दिसंबर 1946 को। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपने आज राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण कला संस्कृति के प्रश्नों को देखा, साथ ही साथ इंडिया जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, चाहे वो इतिहास के हो, चाहे आपके कला संस्कृति के हो, चाहे वो संविधान के हो, चाहे वो विज्ञान के हो। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और कितना आपको सीखने को मिला है। साथ ही साथ वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।